सो कहानी का सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ कहानी ख़त्म हुई थी। यहाँ किंग ऑफ टेनर नेगोशिएशन से सख्ती से इनकार करते हैं और कीना का चेहरा तो बिल्कुल उतर जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल थकान भरे सा महसूस दिखाई देता है। यहाँ किंग ऑफ टेनर कहते हैं कि इस बार हम नेगोशिएशंस की बात को टाल रहे हैं, हो सकता है कि हम सोचेंगे इस बारे में। इतना सुनते ही कीना का चेहरा उतर जाता है और वो सोचती है क्यों, मतलब ये तो एकदम नॉवेल से अलग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर किंग ऑफ टेनर कहते हैं मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा, पर क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। प्लीज़ आराम कीजिए और अपनी स्टे को एंजॉय कीजिए। और इसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। अभी जो बातें हुई उस कमरे से निकलने के बाद भी, उनके जाने के बाद सन्नाटे भरे कमरे में बैठे होते हैं और सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है। वहाँ बेडरूम में कीना को दिखाया जाता है। कीना इतनी सारी बातों से थक चुकी होती है और वो अपने रूम में आती है और थक कर बेड पर गिर जाती है और वह लंबी एक सांस छोड़ती है। तभी वहाँ पर उसकी मेट बेस्ती आ जाती है। बेस्ती कहती है, योर इंपीरियल मैजेस्टी, आपका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, क्या आप ठीक हैं? कीना कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। बेस्ती कहती है, ये तो होना ही था, आज का दिन वैसे भी काफ़ी बिजी था रूम में। और यहाँ कीना मन ही मन सोच रही होती है कि असली वजह तो ये है कि मैं दिन भर के काम से नहीं बल्कि सीरियस की ख़तरनाक ऑरा से ज़्यादा थक गई हूँ। ये पहली बार हुआ है कि नॉवल के हिसाब से चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं। मैं टैनर की किंग का दिमाग कैसे बदलूँ? बेस्ती कहती है, तो अब मैं चलती हूँ। कीना कहती है, हाँ, अच्छे से रेस्ट करना बेस्टी। सीन शिफ्ट होता है। मेड के जाने के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और राजकुमारी बेड पर लेट जाती है। कीना सोचती है, मेरा सर फट रहा है, इस बारे में मैं अब कल सोचूंगी। अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ कीना अकेले एक गार्डन में बैठी होती है। वहाँ वो बैठ के सोच ही रही होती है कि अकेले रहना थोड़ा बेहतर लगता है। मैं घबराहट की वजह से सो भी नहीं पाई थी और बहुत थक गई हूँ। राजकुमारी गार्डन में बेंच पर बैठी होती है। तभी अचानक एक आवाज़ आती है। कीना सोचती है, ये कैसी आवाज़ है? ये तो किसी जानवर की जैसी लग रही है। सीन में शिफ्ट होता है और यहाँ एक छोटा सा काला सा फिनिक्स दिखाया जाता है और वो आकर उसकी गोदी में कूद जाता है। कीना सोचती है, सो क्यूट, मैंने इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था, शायद इसे फेनिक कहते हैं। तुम कहाँ से आए हो, खो गए हो क्या? कीना उसे खिलाते हुए कहती है, हाँ, तुम तो कितने फ्लफ़ी हो और कितने सॉफ्ट हो। तभी सीन में एक प्रिंसेस दिखाई देती है। वहाँ एक और नई लड़की प्रिंसेस आती है जो कंधे पर भी एक वाइट कलर का फेनिक बैठा होता है। वो हैरान होकर कहती है, लगता है उस बच्चे को आपसे लगाव हो गया है। ये आमतौर पर किसी से जल्दी घुलता मिलता नहीं है, तो ये काफ़ी अलग बात है। कीना सोचने लगती है, ये कौन हो सकती है, पर इसके लुक से मुझे लगता है कि ये नोबल लेडी लग रही है। मैं कास्टल में रुकी हूँ तो मुझे इसे अच्छे से मिलना चाहिए। कीना कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं कल से यहाँ रुकी हूँ। मैं लेंसेक की इम्पीरियल कॉन्सेर्ट कीना सिल्स लेंसेक हूँ। प्रिंसेस कहती है, ओह, तो आप ही हो मेरे भाई की गेस्ट जिनके बारे में मैंने सुना था। मैं टैनर किंगडम की प्रिंसेस माइटी ड्रॉस टैनर हूँ। कीना सोचती है, टैनर किंगडम की प्रिंसेस, लेकिन नोवेल में तो सिर्फ एक प्रिंस का जिक्र था। प्रिंसेस कीना की तरफ आगे बढ़ती है और बड़ी खुशी से बताती है कि जो ब्लैक वाला फेनिक फॉक्स है उसका नाम एलन है। और प्रिंसेस कहती है, और ये वाला ये सोलेया है। एलन बहुत सावधान रहता है, पर लगता है उसने आपके सामने पूरी तरह अपना दिल खोल दिया है। कीना सोचती है, मुझे भी ये पसंद है, इसका कलर मेरे साथ बहुत अच्छा मैच करता है। हाँ, ये तो कितना अचॉरेबल है। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसेस अचानक इनवाइट करती हुई कहती है, प्रिंसेस कहती है कि योर इम्पीरियल मैजेस्टी कीना, क्या आप मेरे रूम में चलना पसंद करेंगे? और उसका पेट सफ़ेद फॉक्स कूद कर चल देता है। कीना सोचती है, फिर भी कितना प्यारा रूम है। यहाँ प्रिंसेस का कमरा दिखाया जाता है जो काफ़ी सुंदर होता है और वो चारों तरफ वहाँ पर ब्लैक फेनिक फॉक्स की
टेडी बियर्स, कुशन्स और टेबल, यहाँ तक कि वहाँ की फ़र्श पे भी उसी का प्रिंट होता है, जिसे देखकर कीना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। रूम यह सब देखकर कीना सोचती है, अगर ऐसी स्ट्राइकिंग कैरेक्टर नोवेल में आई होती तो मैं पक्का याद रखती। जैसा कि मैंने सोचा था, प्रिंसेस माइटी का नोवेल में कभी कोई जिक्र ही नहीं रहा है। तभी प्रिंसेस कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि फेनिक्स सच में बहुत अडोरेबल होते हैं? फादर इन्हें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके मुझे देते हैं। मेरा भाई इस रूम को देखता है तो कहता है कि ये क्रीपी है। कीना उसकी बातों में हामी भरते हुए कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फील कर रही होंगी, पर मुझे तो खुद भी इससे बहुत प्यार हो गया है। प्रिंसेस की खुशी एकदम सातवें आसमान पर चढ़ जाती है कि प्रिंसेस कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप समझती हैं मुझे, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ प्रिंसेस कीना को अपनी स्टेशनरी और टोट बैग्स दिखा रही होती है जिसमें फेनिक्स के प्रिंट होते हैं। कीना सोचती है, ये देखकर लग रहा है कि ये कितना मज़ेदार है। वैसे पिछली ज़िंदगी में मैं भी इस नॉवेल को बहुत पसंद करती थी और इसकी मर्च जैसे स्टेशनरी और टोट बैग्स देखकर ख़रीदती थी। हालांकि मेरा कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं अपनी पसंद की बातें कर सकूं। मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहूँगी। सीन तभी शिफ्ट होता है। अचानक प्रिंसेस को ज़ोर से खांसी आने लगती है और पूरा माहौल एकदम स्ट्रेसफुल हो जाता है। जैसे ही उसको खांसी आने लगती है तो कीना भी घबरा जाती है। वो कहती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ खांसी जैसा तो नहीं लग रहा है। फिर वो आवाज़ लगाती है कि क्या यहाँ कोई है? तभी सीन में मेड आती है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही वो घबरा जाती है और घबरा कर कहती है, योर हाइनेस, आप अपने रूम में वापस आई? और कब आई? हम लोग तो आपको कई जगह ढूंढ रहे हैं, हम लोग आपको बाहर ढूंढ रहे हैं, आप कहीं दिखी ही नहीं। प्रिंसेस कहती हैं उन्हें शांत कराते हुए कि मुझे माफ़ करना, जब मैंने फेनिक्स के बारे में बात करनी शुरू की तो मैं रुक ही नहीं पाई। और इतना कहते ही मेड उसे एक दवाई देती है जिसे वो पीती है, और पीने के बाद कुछ ही देर में उसे राहत हो जाता है। वो बेड पर बैठी होती है, सामने दोनों फेनिक्स फॉक्स रहते हैं। प्रिंसेस अपनी फेनिक फॉक्स को समझाते हुए कहती है, अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। तभी मेड आगे बढ़ती है और कीना से कहती है, मैंने आप दोनों को भी डिस्टर्ब कर दिया। मैं बिल्कुल भी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप ज़रूर लेंसेक एम्पायर की इम्पीरियल कॉन्सेप्ट कीना है। मुझे ग्रीट करने का मौका भी नहीं मिला, मुझे माफ़ कीजिएगा। कीना कहती है, बिल्कुल नहीं, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं भी समझ नहीं पाई, और मैं समझ सकती हूँ कि क्या बात थी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। तभी मेड उन्हें फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहती है, वो पब्लिक में सामने नहीं आती हैं और चुपके से अपना इलाज करवा रही हैं, लेकिन उससे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कीना ये सुनती ही जैसे एकदम शॉक रह जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, और वो उसकी जैसे कुछ मिनट पहले मिली हुई खुशी उसकी एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो सोच रही होती है कि वो उससे दोस्ती करेगी। आखिरकार उसे कोई एक ऐसा दोस्त मिला जिससे वो अपनी पसंद की बातें कर सकती है। पर अचानक ये बातें सुनकर वो एकदम स्ट्रेस हो जाती है, और वो सोचती है, उसके दिमाग में बस यही सारी बातें चल रही होती है कि सही है, अब मुझे समझ आया कि किंग ऑफ टेनर ने वो तोहफ़ा क्यों नहीं कबूल किया, और उन्हें पता होगा कि प्रिंसेस माइटी तो टेनर किंगडम आर्क ख़त्म होने से पहले ही दुनिया से चली जाने वाली हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। कीना का बेडरूम दिखाया जाता है। वहाँ पे रोशनी आ रही होती है बाहर से, और कीना बेड पर बैठी होती है। तो एक गहरी सोच में होती है। वो सोच रही होती है कि शायद यही वजह थी कि जब टेनर के राजा ने सुलेया जैसी फॉक्स फिगरीन देखी थी तो उसे अपनी प्यारी लेट डॉटर की याद आ गई और उसका दिल पिघल गया था। मैं उसे बचाना चाहती हूँ। बेशक एक नॉवल की फ़ैन होने के नाते मैं कहानी को बिगाड़ना नहीं चाहती, पर मैं उसे यूं ही मरने नहीं दे सकती। वैसे भी मुझे भी तो उस ड्रग की वजह से 6 महीने बाद मरना था जो जान ले लेता है मेरी, लेकिन जब मैंने खुद को बचा लिया है तो क्या मैं किसी और को इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? ये गलत होगा। मैं इस नॉवेल में एक आम एक्स्ट्रा हो सकती हूँ, पर फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुन रही हूँ और जी रही हूँ, और इस बार मैं उसे बचाने का फ़ैसला करती हूँ। कीना यही सारी बातें सोच रही होती है कि अगर वो खुद को बचा रही है तो ये उसका स्वार्थ होगा कि
वो खुद को चुनने के बाद किसी और को अगर उसके पास मौका है बचाने का सब कुछ जानते हुए भी, तो उसे उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं बचाना चाह रही है। वह अंत में यही चुनती है कि मैं उसकी ज़िंदगी बचाऊंगी। फिर उसे समझ में आता है कि इसके लिए उसे एक ख़ास शख्स की ज़रूरत पड़ेगी। कीना सोचती है कि ऐसा करने के लिए मुझे उसे बुलाना होगा। गामा द जीनियस अपोथेकेरी, वो महान वैद्य, वो उसके बारे में सोच रही होती है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और गामा को दिखाया जाता है। यहाँ गामा के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जहाँ बताया जाता है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं जाना जाता है। मतलब उसे फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा उसकी जान पहचान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ लेंजे कंपेयर की कुछ हाई रैंकिंग नोबल्स के साथ ही बिजनेस करता है। और टैनर के राजा भी शायद गामा के बारे में नहीं जानते हैं। गामा के बारे में कहा जाता है कि वो एक जीनियस अपोथेकेरी है जो कोई भी दवाई बना सकता है। इस हिसाब से वो प्रिंसेस माइटी की जान बचा सकता है। पर गामा जेरियस से डरता है, इसलिए मेरे पास जेरियस से एक लेटर लिखवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो इस अंधेरे हुए कमरे में बैठे हुए यही सब सोच रही होती है और वो आगे सोचती है कि ये प्लान मैंने प्रिंसेस माइटी को बचाने के लिए अपने पूरे दिल से सोचा है। पर अगर हम प्रिंसेस को बचा लेते हैं तो टैनर के राजा को ये बहुत पसंद आएगा और पीस नेगोशिएशन में भी हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं ये सीरियस के सामने पूरे पर्पस से करूं तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। हीरोइन आगे सोचती है, कीना आगे सोचती है कि गामा को रिवॉर्ड के तौर पर ख़जाने का थोड़ा हिस्सा देना भी एक अच्छा आइडिया रहेगा। जब मैंने उसे नेकलेस दिया था तो वो एंटीटोड बनाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। प्रिंसेस माइटी को पक्का बचाने के लिए जेरियस का मोटिवेशन बढ़ाना ज़रूरी है मेरे लिए। और यहाँ कीना को दिखाया जाता है जहाँ वो पूरी मोटिवेशन में उठती है और उत्सुकता से भरी होती है। वो आगे सोच रही होती है कि जेरियस से जाके वो बात करेगी। वो थोड़ा सा तो डर रही होती है, लेकिन फिर भी उसे आखिर ये कदम उठाना ही था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद वो कुछ नहीं कर पाती उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो ये सोचकर जेरियस के रूम के बाहर पहुंचती है अकेले जाते हुए वो, और दरवाजे के पास रुकती है और दरवाजे को खटखटाती है। कीना सोच रही होती है, मुझे हैरानी हो रही है कि क्या ये काम करेगा। कीना कुछ देर तक बाहर खड़ी होती है दरवाज़ा खटखटाने के बाद, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जब अंदर से कोई भी आवाज़ और कोई जवाब नहीं आता है तो कीना सोचती है क्या वो इस वक्त यहाँ नहीं है, या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या मुझे दोबारा नॉक करना चाहिए। अचानक अंदर से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, जैसे किसी के कराहने की। हीरोइन घबराहट के मारे दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाते हुए चिल्लाती है, योर मैजेस्टी, क्या उन्हें कोई बुरा सपना आ रहा है। वो अंदर आती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ जेरियस बेड पर सो रहा होता है। कीना सोचती है, ये तो वही आवाज़ है जो मैंने इनमें रुकने के वक्त सुनी थी। वेट, पिछली बार मैंने बिना सोचे उनके सर पर हाथ फेर दिया था, पर ये आदमी तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझे वो ड्रग भी पिलाया था जो 6 महीने बाद मेरी जान ले लेता है। ये एक ऐसा इंसान है जो मेरी मौत को एंजॉय करना चाहता है। ऐसे इंसान को कंफर्ट देना बिल्कुल गलत होगा। वह अपना हाथ पीछे करते हुए सोचती है। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है कि आखिर अब वो इस वक्त में फ़ैसला कैसा ले। और अचानक उसे याद आता है कि और वैसे भी अगर मैंने बिना इजाज़त के उसके रूम में चली गई तो मुझे एम्पायर की नींद ख़राब करने के जुर्म में मारने की कोशिश भी की जा सकती है। सीरियस की तकलीफ़ और बढ़ने और दर्द की कराह आने लगती है। उसकी हालत और ख़राब हो रही होती है और उसके माथे पर पसीना भी आ रहा होता है। सीरियस पुराने दिन याद आते हैं जब उसने रफ़ेल को मारा था, जब वो बिना किसी दया के इंसान को ख़त्म कर रहा था, और जब उसने हीरोइन कीना को अपनी बाहों में उठाया था तब उसकी बाहें गर्म थीं। यहाँ कीना मन ही मन अपने आप से सवाल करती है कि मैं उस पल को क्यों याद कर रही हूँ। ये ऐसी कोशिश नहीं थी जैसे वो मुझे बचाना चाहता हो। अंडरग्राउंड प्रिजन में मैं खड़े होने तक के लायक नहीं थी, इसलिए उसके पास मुझे उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। चलो अब इन सब बारे में सोचना बंद भी करते हैं। तभी सीन में दिखाया जाता है कि कीना मुड़ने लगती है। वहाँ से उसके पैर कदम पीछे हो रहे होते हैं, और जैसे ही वो जाने के लिए करती है, वह वहाँ से मुड़ती हुई सोचती है,
कि जो भी हो यहाँ पर, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे अच्छा यही हुआ कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए करती है, उसका मन नहीं मानता है, उसे तकलीफ़ में छोड़कर वो जा नहीं पाती है। वो वहीं पर बैठ जाती है और गुस्से में चिल्लाती, आह मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर वो सीरियस की तरफ देखती है जो तकलीफ़ में होता है। उसे उसके पर थोड़ी सी दया आने लगती है और वो अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है उस पर, उसके सर पर हाथ फेरने के लिए, उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे नोटिस करती है कि इसे धीरे धीरे करके आराम हो रहा है, मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं। अभी मुझे सीरियस एकदम बेहोशी की हालत में, ये नाइटमेयर में होता है, और कीना अपने हाथ उसके सर पर रखती है और उसके पास बैठी होती है। कीना सोचती है, मुझे नहीं पता कि ये पूरी तरह से शैतान सीरियस आखिर क्यों इतने बुरे सपने से परेशान है। वैसे भी मैं उसे छोड़कर जाने ही वाली हूँ, इसलिए इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे सोचती है कि वो सिर्फ़ एक ऐसा इंसान है जो लड़ाई और कत्ले और गरात में डूबा रहता है। मेरे लिए तो वो बस एक ऐसा शख्स है जिससे मैंने उम्मीद करती हूँ कि वो बस मुझे जान से नहीं मारेगा, बस, और उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। लेकिन उसे इस हालत में देखकर मुझे अंडरग्राउंड प्रिजन में सफ़रिंग के दिन याद आ रहे हैं। जब मैं इसे ऐसे देखती हूँ तो ये किसी बच्चे जैसा लगता है। काश ये हमेशा ऐसे ही शांत रहता। जैसे ही वो अपना हाथ पीछे हटाने की लगती है, सीरियस अचानक से आंखें खोल देता है और हीरोइन और कीना तो अंदर से एकदम शॉक हो जाती है। वो सोचती है, क्या ये क्या हो गया। वो मैं और नो, मैंने इसकी नींद तोड़ दी, उसकी नींद ख़राब कर दी मैंने, अब क्या होगा मेरे साथ। कहती, उसके मुँह से बस इतना ही निकलता है, योर मैजेस्टी। कीना पहले तो सोचती है कि पहले ही पीस नेगोशिएशंस टूटने की वजह से माहौल टेंस हो गया है, और अब मैंने बिना इजाज़त के इसके रूम में आने के साथ साथ इसको छू लिया और इसकी नींद भी ख़राब कर दी। अब तो ये मुझे यहीं के यहीं मार डालेगा। सीरियस कहता है बस कि कंटिन्यू करो। कीना थोड़ा शॉक होती है। वो सोचती है, क्या क्या मतलब। सीरियस आगे कहता है, मैंने कहा जो तुम कर रही थी कंटिन्यू करो। कीना सोचती है कि क्या इसका मतलब उसके सर पर हाथ फेरना है। जब ये कहता है जो तुम कर रही थी तो यही मतलब होना चाहिए, पर सीरियस खुद ऐसी बात कहे, ये हो ही नहीं सकता। सीरियस आके कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो। कीना सोचती है कि यहाँ सीरियस ने उसका हाथ पकड़ा होता है और अगले ही सीन में मतलब दिखाया जाता है। कीना कहती है, मुझे माफ़ करिएगा। विंडो का सीन दिखाया जाता है और फिर अचानक सुबह हो जाती है, सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि खिड़की से आ रही रोशनी की वजह से कीना की नींद खुलती है और वो उसकी रोशनी की तरफ देखती है। वो सोचती है, आह सुबह हो गई, मेरी पूरी बॉडी स्टिफ सी हो गई है, हो, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। चलो ये तो ठीक है। पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी बगल सीरियस की तरफ पड़ती है जहाँ पर वो उसे पकड़ के लेटी होती है, वो एकदम हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये क्या हो रहा है। ना शौक के मारे ये सोचती है कि वो बेइज्जती आने वाली होगी, और ये कैसे, क्या। कीना सोचती है, सीरियस मेरे पास क्यों लेटा है और ये तो मेरा बेडरूम है, और कल रात में मैं इसके सर पर हाथ फेरते फेरते सो गई थी, तभी तो मेरे कंधे इतने अकड़े हुए हैं। कीना सोचती है कि पर मुझे इतना फ्रेश क्यों लग रहा है, शायद मैं आमतौर से बेहतर सोई हूँ। वेट, ये कोई पॉइंट थोड़ी है अभी सोचने का। सीरियस अपनी जगह उठकर बैठता है और गुस्से या शक से भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई थी। कीना सोचती है कि हाँ। आगे वो बड़ी शांति से सफाई देते हुए कहती है, एक्चुअली मैं आपसे कुछ सलाह करने के लिए आई थी, और उसके बाद फिर मतलब मैं आपके रूम में इसीलिए आई थी और मुझसे कुछ गलती होगी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो सीरियस उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। सीरियस आगे कहता है, ये सब छोड़ो, क्या तुम अपोथेकेरी गामा को जानती हो। कीना सोचती है, हाँ, जैसे कि मैंने
पोलियो टी बनाने के लिए मेहनत की थी। मेरा सोशल सर्कल बड़ा हो गया था और मैंने उसके बारे में सुना है। कीना आगे सोचती है मन में डरते हुए कि सिर्फ जानना ही नहीं, मेरा तो उसके साथ इतना गहरा कनेक्शन है कि उसने ही मुझे उस ड्रग का एंटीडोट बना के दिया था जो 6 महीने बाद जान ले लेता है। हालांकि मैं उसे ये नहीं बता सकती क्योंकि इससे मेरी मौत हो सकती है। वो ये सब बातें ज़ेरिया से छुपा रही होती है। फिर ज़ेरिया आगे कहता है, ठीक है, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? और वो लिखने के लिए बैठ जाता है। आगे जाकर वो लेटर लिखने लगता है। हाँ, उसी कमरे में कीना बैठी होती है और सीरियस टेबल पर बैठकर लेटर लिख रहा होता है। कीना आगे सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि पीस नेगोशिएशंस के टूटने की वजह से वो मुझे छोड़ देगा, पर लगता है उसे अभी भी। कीना यहाँ पीछे खड़ी होती है और सीरियस लेटर लिख रहा होता है। कीना सीरियस को देखते हुए सोचती है, उसे पिछली रात याद आ रही होती है और उसे सीरियस का वो चेहरा और उसकी बातें याद आ रही होती है जो उस वक्त वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो। और उसके बाद वो लेटर कंप्लीट कर देता है और अकेले खड़ी रहती है और वो सोचती है कि जो भी हो पर मैं इसे भूल नहीं सकती। उसके बाद वो आके रूम में अकेले ही खड़ी रह जाती है और एक हवा का झोंका आता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कीना अकेली अपने रूम में बैठी होती है और वहाँ अचानक प्रिंसेस माइटी अचानक से फेनिक्स फॉक्स के साथ, एलेन और सुलेया के साथ हीरोइन कीना लेडी कीना के पास आ जाती है और वो कहती है, लेडी कीना, एलेन आपसे मिलना चाहता था इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। कीना कहती है, ओह माय प्लीज़ अंदर आइए। जैसे ही वो सामने पड़ता है, ब्लैक फेनिक फॉक्स जैसे ही सामने कीना को दिखता है वो अचानक उसके पास कूद जाता है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ गामा के जवाब के इंतज़ार करते हुए कीना जब ही मौका मिलता है प्रिंसेस माइटी के साथ वक्त बिताती है। प्रिंसेस का आगे कहती है, इसका मतलब प्रिंसेस माइटी मेरे साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं, राइट? मैं बहुत खुश हूँ कि ये पहला मौका है जब मैंने किसी के साथ इतना वक्त बिताया है और जिसे मैं इतना पसंद करती हूँ। लेडी कीना, मुझे यकीन है कि ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो आपसे प्यार करते होंगे, पर प्रिंसेस कहती है कि ये सच नहीं है। सीन यहाँ अचानक से शिफ्ट होता है जहाँ पर लेटर आ गया होता है। कीना सोच ही रही होती है कि आखिर उसने क्या कहा होगा। अगर गामा की बनाई दवाई ने काम कर दिया तो यह पक्का है, मैं ये सुनिश्चित कर लूँगी कि टैनर साम्राज्य के साथ हमारा नेगोशिएशन तो होकर ही रहेगा। गामा मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने प्रिंसेस माइटी की बीमारी के लिए ठीक करने के लिए दवाई बना ली है। अगर ये दवाई काम कर गई तो मैं खजाने का हिस्सा ज़रूर लूँगी, पर मैं बिना इजाज़त के उसे यह दवाई नहीं दे सकती। सबसे पहले मुझे टैनर के राजा से इजाज़त लेनी होगी। कीना सीधा राजा के पास जाती है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कीना और टैनर किंग ऑफ टैनर सामने बैठे होते हैं। यहाँ पर वो आगे कहती है, राजा अपनी डेस्क पर बैठा होता है और उससे कहता है, अंदर आ जाओ। उसके बाद फिर वो दोनों आमने सामने बैठते हैं और कीना आगे अपनी बताते हुए कहती है, आज मैंने आपके दरबार में आने की दरख्वास्त इसलिए की है क्योंकि मुझे प्रिंसेस माइटी के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने डॉक्टर से प्रिंसेस माइटी की हालत के बारे में सुना है। हमारे देश में एक जीनियस अपोथेकेरी है। उसका नाम बाहर देशों में ज़्यादा नहीं जाना जाता है, पर उसकी बनाई दवाई का असर पक्का होता है। ये वही दवाई है जो मैंने उस शख्स से बनाने के लिए कहा था और अब ये मुझे मिल चुकी है। वह दवाई आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये एक ऐसी दवाई है जो प्रिंसेस माइटी की बीमारी के खिलाफ असरदार है, और वो दवाई की बोतल राजा के सामने रख देती है। किंग ऑफ टैनर कहाँ उसकी बात पर भरोसा करने वाला था। आखिर ये थे ही विरोधी देश। मतलब कोई भी देश एक दूसरे के पर जल्दी भरोसा नहीं करता है, खास अगर उन्होंने एक बार युद्ध किया हो। तो किंग ऑफ टैनर आगे बात कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसी बात पर यकीन करने के लिए कह रही हो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जहर भी हो सकता है। कीना आगे जवाब देते हुए बड़ी ही शातिर तरीके से कहती है, ये बिल्कुल आम बात है। आप इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि क्या आपको नहीं लगता कि हमारा देश जो आपके नेशन के साथ पीस नेगोशिएट करना चाहता है वो प्रिंसेस को जहर पिलाने की बेवकूफ़ी करेगा? और वैसे भी अगर हम सच में आपके देश के डिक्लाइन का चाहते हैं तो हम जहर किसी और को दे दें, जैसे कि प्रिंस को, जिसके पास थ्रोन मतलब जिसके पास साम्राज्य का अधिकार है। किंग ऑफ टैनर का रिएक्शन अलग ही होता है। वह अपने सर पर हाथ रखता है और लंबी सांस भरते हुए कहता है कि
मैंने सुना है कि तुम और माइटी करीब हो गए हो। सच कहूँ तो मैंने तुम दोनों को अलग करने की कई बार सोचा है, लेकिन अपनी फैमिली के अलावा कितने लंबे अरसे के बाद मैंने उस बच्ची को हंसते हुए देखा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इम्पीरियल हाइनेस, कृपया मुझे बताइए कि किसी नए मिले अनजान के लिए दवाई तैयार करने की ऐसी परेशानी उठाना आम बात नहीं है। क्या आप उस बच्ची के लिए इतना सब सिर्फ पीस नेगोशिएशंस की वजह से कर रही हैं? कीना अपने अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो वो झूठ होगा। आखिरकार मैं इस देश में पीस नेगोशिएट करने ही तो आई थी हूँ, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है। जैसे जैसे मैंने प्रिंसेस माइटी के साथ वक्त बिताया, मेरे अंदर वो ख्वाहिश जाग उठी कि मैं उसकी मुस्कान को हमेशा के लिए बचा सकूँ। प्रिंसेस आगे सोचती है, आखिर मुमकिन हो तो मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मुझे भी कोई ऐसा मिले जो मुझसे बिल्कुल जैसे उसके फैमिली उससे प्यार करती है वैसा ही मुझे भी कोई प्यार करे। किंग ऑफ टेनर अपना आगे का फैसला सुनाते हुए कहता है, फ़िलहाल मैं इस दवाई को कस्टडी में अपने पास लेता हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कीना कुछ देर बाद गार्डन में के रास्ते पर दिखाई देती है जहाँ कीना चल रही होती है और तभी वहाँ प्रिंसेस माइटी आ जाती है। कीना वहाँ थोड़ा हैरान होती है और वो प्रिंसेस माइटी की तरफ देखती है। वो देखती है कि वो वहाँ पर प्रिंसेस के पास अपने फेनिक फॉक्स को लेकर उसके पास आ रही होती है। वो सोचती है प्रिंसेस माइटी। कीना उससे पूछती है, आप मुझे छोड़ने आई हो? क्या आपके लिए इतनी दूर आना ठीक है? प्रिंसेस माइटी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ मेरी मेट भी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये थी। तभी इलेन पास आता है और कीना के पास चला जाता है। प्रिंसेस माइटी कहती है, मैं सच में इस बच्चे को आपके हवाले करना चाहती हूँ लेडी कीना। कीना एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, मेरे हवाले? क्या क्या ये सच में ठीक रहेगा? प्रिंसेस माइटी आगे जवाब देते हुए कहती है, हाँ ये बच्चा आपसे पूरी तरह जुड़ गया है लेडी कीना। अगर ये आपके साथ रहेगा तो मुझे यकीन है कि आपको अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। कीना एकदम खुश हो जाती है कि आखिर उसके लिए किसी ने इतने दिनों बाद इतना सोचा और वो आखिरी बार सोचती है कि कीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, प्रिंसेस माइटी मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगी। और ये आखिरी बात होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। किंग ऑफ टेनर के पोर्ट पर जहाज़ खड़ा होता है जहाँ कीना इलेन को गोद में लेकर कहती है, हम अब तुम्हारे नए घर जा रहे हैं। फिर वहाँ पर वो खड़ी होती है, वो फेनिक फॉक्स को गोदी में लिए हुए उसे देखते हुए कहती है, मैं ये कोशिश करूँगी कि तुम मेरे साथ खुश रहो। अचानक कीना को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। वो सोचती है, हाँ ये फीलिंग क्या हो सकता है? वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सीरियस खड़ा होता है। कीना सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये सीरियस ही है। उसने तो मुझे डरा ही दिया था। हालांकि अभी पीस नेगोशिएशंस होल्ड पर हैं, पर ठीक है ना, ये मुझे ब्लेम नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है कि पर जब वो मुझे ऐसे घूरने लगता है तो मुझे लगता है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। तभी इलन की आवाज़ आती है। वो थोड़ा ठंड लग रही होती है और वो चीखता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनते ही कीना कहती है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? बस एक मिनट रुको, मैं बेस्ती को से तुम्हारे लिए बेड बनाने को कहती हूँ। अचानक सीन आगे बढ़ता है और कीना वहाँ से आगे जाने के लिए अपना पैर आगे ही बढ़ाती है कि उसका पैर फिसल पड़ता है और वो लड़खड़ा जाती है। तब से सीरियस वहाँ आता है और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और थाम कर कीना घबरा जाती है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, योर मैजेस्टी मुझे माफ़ करिएगा। सीरियस को अपने इतने पास देखकर कीना थोड़ा हैरान भी होती है और थोड़ी सी शर्मा भी रही होती है। उसके चेहरे पे ब्लश साफ साफ दिख रहा होता है। सीरियस की आंखें भी सीधी कीना पर टिकी होती हैं और कीना यहाँ मन ही मन सोच रही होती है कि अभी कुछ देर पहले मैं सीरियस की से डर रही थी और अभी का लम्हा तो बिल्कुल उस समय से अलग हो गया है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए ही रहते हैं कि तभी सीरियस झुकता है और उससे कहता है कि संभल कर मेरे पास से हटना मत। और अचानक वो
जंप करता है और एक शख्स पर अटैक करता है, जो सीरियस को देख के अटैक के से घबरा कर चिल्ला उठता है। कीना हैरान होकर पीछे खड़ी हुई ये सब देख रही होती है बड़ी ही हैरानी से। तभी अनजान शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। सीरियस उस अनजान शख्स की तरफ देख ही रहा होता है। वो अनजान शख्स अपनी जान बचाने के लिए महाराज के सामने अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसे पैसेंजर शिप समझकर गलती से बोर्ड कर लिया था। आप एम्परर सीरियस हैं, ठीक है ना? मैंने न्यूज़पेपर में आपका चेहरा देखा है। और देर से इंट्रोडक्शन देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम लुशियन फॉरिस है। मैं एक आम ट्रेजर हंटर हूँ। यहाँ लुशियन बड़ी ही जेंटल तरीके से अपने घुटनों पर बैठकर और अपने एक हाथ को अपने कंधे पर कर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। कीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे याद आता है कि ये शख्स कौन है। वो सोचती है इसका मतलब ये लुशियन है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सेंटेंस फॉल इन लव विद एन एडवेंचरर। ये वही हीरो है। फिर वो सोचती है कि आखिर मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है। वो इतनी सारी बातें सोच ही रही होती है कि लुशियन यहाँ क्या कर रहा होता है, जबकि उसे तो वहाँ उसके साथ होना चाहिए। फिर उसे समझ में आता है कि सीरियस अपनी तलवार निकाल कर लुशियन की तरफ बढ़ता है और कीना घबरा कर सोचती है, क्या ये लुशियन को मारने वाला है? क्या इस तरह की जगह पर हीरो का मरना ठीक है? बेशक नॉवेल से बहुत कुछ बदल चुका है, पर फिर भी मैं स्टोरी शुरू होने से पहले हीरो को मरने नहीं दे सकती हूँ। कीना इतना सब कुछ सोच ही रही होती कि तभी बेस्ती पीछे से आती है। वो कहती है, मेरी कीना, क्या आप ठीक हैं? कीना सफाई देते हुए कहती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ तुम इसे लेके जाओ यहाँ से। वो फेनेट फॉक्स को उसको दे देती है। जैसे ही कीना पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सीरियस तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और वो अपनी तलवार उठाकर उस पर वार करने ही वाला होता है कि कीना वहाँ पर चिल्ला उठती है। वो बोलती है, कृपया रुक जाइए। सीरियस गुस्से में मुड़ कर कहता है, ये क्या है इम्पीरियल कॉन्सर्ट? तुम्हारा इम्पीरियल कॉन्सर्ट होने के बावजूद तुम इस आदमी को डिफेंड कर रही हो? कीना एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि ये वो एक मशहूर ट्रेजर हंटर है। और फिर वो कीना मन ही मन सोचती है, बेशक इम्पीरियल के शिप पर बिना इजाज़त चढ़ना बड़ा जुर्म है, एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, पर अगर हम इसकी जान बख्श दें तो आगे चलकर ये इम्पीरियल फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कीना आप सीरियस से कहती है, अगर आप इसकी जान बख्श देते हैं तो हम इसे एक रिटन प्लेज साइन करवाएंगे और उससे साइन करवाने के मुताबिक ये जो भी ट्रेजर खोजेगा, मतलब जो भी ख़जाना वो खोजेगा, उसका एक हिस्सा हमारे देश को इसे देना होगा। सीरियस कहता है, तो सीरियस तलवार नीचे करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सच में एक वेल ट्रेजर है? मतलब उसका ये कहना था कि साबित करो कि आखिर ये सच में एक अच्छा ख़जाना ढूंढने वाला है। कीना कहती है, कीना खुश हो जाती है और एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, कीना सोचती है कि अब वो इसका टेस्ट लेंगे। यहाँ कीना सोचती है कि थैंक गॉड इसने उसकी जान तो बख्शी, अब भले ये टेस्ट निकल ही जाए क्योंकि मुझे भरोसा है कि लुशियन इसे पास कर लेगा। लुशियन थोड़ा सा यहाँ घबरा रहा होता है कि आखिर वो इसे पास कर पाएगा या फिर नहीं। यहाँ लुशियन के आगे वही ट्रेजरी फेनिक फॉक्स और ज्वेलरी दिखाई जाती है जो सीरियस और कीना किंग ऑफ टेनर के लिए लेके गए होते हैं। लुशियन उसे देखकर बड़ी आंखें कर और खुश होते हुए कहता है, वो उनके बारे में बताने लगता है। लुशियन बताता है कि ये खजाना लैंडजेक एम्पायर के सदर्न पार्ट की एक केव में से है और हैरान होकर कहता है, व्हाट, मैं भी तो वही केव एक्सकवेट करने वाला था और इसके बारे में सोच ही रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि उसे कोई और पहले से बात कैसे पहुंच गया वहाँ पर। कीना कहती है, मुझे माफ़ करना, ये ओरिजिनल ट्रेजर वही था जो तुमने ढूंढा था, पर कृपया हमें बताइए कि आप इन ट्रेजर्स के बारे में क्या जानते हैं। लुशियन का ज्ञान, यहाँ लुशियन बताता है कि ये नेकलेस एक पुरानी क्वीन ने अपने प्यारे किंग के ग्रेव पर चढ़ाया था, जिसमें फॉलोअ स्टोन है जो क्वीन के दुख को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो उसमें मोतियाँ होती हैं वो टीयर्स की तरह होती हैं जो उसके दुख को प्रेजेंट करती हैं। और जो फॉक्स शेप फिगरीन है वो कार्लाइट एक एंशियंट एनिमल गॉड होता है के मॉडल के रूप पर बनी हुई थी, जिसके बारे में लेजेंड
है कि वह रात को ज़िंदा हो जाता है और लोगों के पास सोता है। सीरियस का मान जाना, यहाँ पर सीरियस उसकी बात मानते हुए कहता है, अपना हाथ उठाता है और कहता है ठीक है, बस इतना काफ़ी है। सीरियस मान कर कहता है मैं इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर अगर तुमने अपना प्लेज थोड़ा तोड़ा और तो अपनी जान के साथ हाथ धो बैठोगे। फिर वो पीछे आदेश देते हुए सबको कहता है कि जाके प्लेज तैयार करवाया जाए। लूशियन यहाँ पॉजिटिव अपने एटीट्यूड में होता है और वो लूशियन प्लेज पर साइन करते हुए माफ़ी मांगता है कि उसने बिना पूछे खजाने का हिस्सा ऑफ़र किया, पर साथ ही हंसते हुए कहता है कि अगर जान बचाने के बदले ये कोई छोटी सी कीमत है तो कोई बात नहीं। वैसे भी हीरो होने के नाते कास्टल में विज़िट करना था, इतना भी बुरा नहीं है। कीना सोचती है कि ये सच में बहुत पॉजिटिव है, जैसा कि नॉवेल के हीरो से उम्मीद थी। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ब्राइट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लूशियन अचानक कीना की तरफ आता है और उससे पूछता है वैसे सदन केव को एग्जीक्यूट करने का आइडिया किसने पर्पस किया था। और कीना स्माइल करते हुए कहती है मैंने किया था। यह सुनकर लूशियन एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इम्पीरियल प्रिंसेस ने यह किए, कैसे सोचा। यहाँ लूशियन बड़ा ही खुश होकर वो सोचता है कि मुझे लगा था कीना कहेंगी, मिस इम्पीरियल कहेंगी कि ये बस मेरे मन की या दिल की आवाज़ थी, पर वो आगे बताता है कि ट्रेजर को ढूंढने के लिए वो रिकॉर्ड्स और लिटरेचर पढ़ता था और इम्पीरियल कॉन्सेप्ट की नेचुरल टैलेंट की तारीफ़ करते हुए कहता है कि वो ट्रेजर हंटिंग की गॉडेस की तरह हैं। कीना सोचती है कि मन ही मन सोचती हुए कहती है नॉवेल में एलन एक सेकंड मेल लीड था जो फ्लोरा के प्यार में पड़ता है और रिजेक्ट हो जाता है। अगर फ्लोरा सेंटेंस ना हो तो क्या एलन फिर भी उससे प्यार करेगा। नॉवेल के फ़ैन होने के नाते वो ये सब बातें क्यूरियसिटी के साथ सोच रही होती क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर यहाँ पर आगे होने क्या वाला है। सीरियस इन दोनों को बात करते हुए वहाँ देख रहा होता है। शिप की अपर साइड में वो खड़ा होता है जहाँ सनसेट, और यहाँ लूशियन कीना की तारीफ़ करते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, आपके पास सच में बहुत अच्छा टैलेंट है। यहाँ कीना अपनी सफाई देते हुए और हल्की सी स्माइल देते हुए कहती है नहीं, ये तो बस मेरी किस्मत है। यहाँ सीरियस दूर से खड़े कीना और लूशियन के साथ खड़ी हुई है और वह दोनों कितनी खुशी से बात कर रहे हैं। ये देखते हुए उसे थोड़ी जेलसी महसूस होती है। सीरियस सोचता है कि आमतौर पर कीना हमेशा डिग्निफाइड और इंडिफरेंट और एक सॉलिड फोर्ट्रेस की तरह रहती है, पर अब उस आदमी लूशियन के पास होने की वजह से उसका चेहरा कितना डिफेंसलेस हो और खिला हुआ लग रहा है। सीरियस आगे गुस्से में सोचता है कि मैंने उस आदमी को इसलिए ज़िंदा छोड़ा था क्योंकि वो काम के लायक था मेरे, पर लगता है मुझे उसे अभी मार देना चाहिए। हाँ, वो इतनी सारी बातें सोचते हुए इमेजिन कर रहा था कि आखिर अगर वो उसे मार देगा तो आगे चलकर क्या होगा। यहाँ कीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बस ये एक इमेजिनेशन थी जहाँ पर वो बैठकर रो रही होती है, जहाँ लूशियन की बॉडी दिखाई जाती है। अचानक अपनी सोच से बाहर निकलने के बाद सीरियस गुस्से और अजीब सी फीलिंग के साथ अपना हाथ सीने पर रखता हुआ अफसोस करते हुए कहता है हाँ, कितनी हंसने वाली बात है कि मैं किसी और की फीलिंग के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ से मुंह फेरते हुए आगे शिप पर चलने लगता है, पर उसके जहन में अभी भी वही सारी बातें चल रही होती हैं और घूम रही होती हैं। उसे याद आता है पिछली रात की बात की जब कीना ने उसके सर पर हाथ फेरा था और वो उस एहसास को अभी तक भूल नहीं पाया है। यहाँ वो उन बहुत ही प्यारी यादों में खो जाता है। सीरियस को वो दिन याद आता है जब उसके सर पर कीना ने हाथ फेरा था। वो एहसास कितना अजीब, गर्म और गुदगुदी करने वाला था। उस वक्त उसे डर और बेचैनी महसूस हुई थी कि जैसे उसके दिल को की कोई अहम चीज़ टूटने वाली हो, पर फिर भी वो उस वॉर्म्थ के पीछे की वजह जानना चाहता था। उस दिन के बाद से कीना के प्रति उसके जज्बात पूरी तरह से बदल चुके थे। सीरियस मन ही मन सोचता है वो औरत अब कोई सेक्रीफाइस या खिलौना नहीं है। उस औरत की हर एक चीज़ अब मेरी है, चाहे वो उसका डर हो, उसका रोना हो या उसका मुस्कुराना। यहाँ वो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहा होता है।
पिछली रात के बाद उसने शायद कुछ अलग फ़ील किया था, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ कीना का डरा हुआ चेहरा देखा था। उसकी स्माइल या उसका केयर करने वाला सॉफ्ट साइड उसने अभी तक कभी देखा ही नहीं था, जिसे देखने के बाद उसे कीना में एक अलग रूप नज़र आता है, जिसके बारे में वह सोच सोच कर काफ़ी परेशान था कि मेरे सामने तो ये हमेशा डरती रहती है, आखिर ये दूसरों से इतना हंसकर कैसे बोल सकती है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। पोर्ट पर लुशियन और कीना आखिरी बार बात कर रहे हैं। लुशियन कहता है कि जब भी उसे ख़जाना मिलेगा वो उसका हिस्सा कास्टल में भेज देगा और वो इस नए सफ़र का इंतज़ार कर रहा है। कीना भी हंसते हुए कहती है वो ख़तरनाक एडवेंचर में खुद को ज़्यादा पुश ना करे, और इस तरह दोनों एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। और यहाँ लुशियन अलविदा करने से पहले कीना की तरफ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। सीरियस की तो जल भुन जाती है वहाँ पर। सीरियस दूर से देखता है और एक गुस्से में सोचता है कि एक आम कॉमनर की ये मजाल कि वो इम्पीरियल कॉन्सर्ट से हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तो फिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, वो औरत सिर्फ मेरी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं सोचना है अभी। और यहाँ सीरियस अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। वह आगे बढ़कर कीना की तरफ जाता है और अपने मन को सफाई देते हुए कहता है मुझे सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये आदमी मेरी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहा है। सीरियस अचानक आकर लुशियन और कीना के हाथ के बीच में अपना हाथ मारकर उनके हाथ को अलग कर देता है। वो गुस्से से कहता है उन्हें मत छुओ। इतना सुनने के बाद सीरियस गुस्से में लुशियन घबरा कर कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं तो बस इम्पीरियल मजेस्टी के कैरेक्टर के से अट्रैक्ट होकर बिना सोचे पास आ गया था। सीरियस गुस्से में घूरते हुए कहता है अपने ये बहाने अपने पास रखो, तुरंत यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लुशियन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और कहता है भागते हुए कि ठीक है फिर मिलेंगे। कीना मन ही मन यहाँ परेशान होती है कि वो उसे ठीक से विदा भी नहीं कर पाई, और जहाँ सीरियस उसे घूर रहा होता है कीना सोचती है कि कीना यहाँ मतलब हैरानी होती है। तभी सीरियस कहता है चलो, तो कीना कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। सीरियस सोचता है, वो चुपचाप चलता है और सोचता है कि वो दोनों आसपास में अगल बगल चल रहे होते हैं साथ में ही, और आगे चलते हुए सीरियस सोच रहा होता है चुपचाप कि इस बार क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मुझे इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। ये औरत हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए। यहाँ सीरियस उसे देखते हुए ये सब बातें सोच रहा होता है। सीरियस यहाँ सोच रहा होता है, उसके डार्क मन में उसका एक ऑब्सेशन दिखाया जाता है जिसमें एक पिंजरे में कीना बंद होती है, और वहाँ वो सोचता है सीरियस मन ही मन कि ये औरत और किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ उसकी है। और वो यही सोचता है मैं इसे कैसे सबको बताऊं कि ये मेरी है, क्या मुझे इस पर कोई मोहर लगा देनी चाहिए। वो इस बात से परेशान होता है कि सबको वो कैसे बताए कि देखते ही लोग समझ जाएं कि ये चीज़ सीरियस की है इस तरीके से। फिर वो खुद को जलाने और दाग लगाने का मार्ग सोच रहा होता है, और फिर उसे समझ में आता है कि मैं इसकी आँखों के रंग के जैसा एक डायमंड बनवाकर एक अंगूठी तैयार करवाऊँगा। कलर डायमंड्स रेयर होते हैं, इसलिए वो सबको प्रूफ देगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। और इसके साथ ही दोनों वापस महल की तरफ लौट आते हैं, और इसी सोच विचार में वो दोनों बग्घी में बैठते हैं। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, पर दोनों के बीच में बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही होती हैं, और देखते देखते वो अपने महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है। रात के वक्त में कीना अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई है और सोचती है बेस्ती जा चुकी है तो मैं अब आराम कर सकती हूँ।
गैरेज में सीरियस मुझे लगातार घूर रहा था, इसलिए मैं रिलैक्स तो हो ही नहीं पाई। कीना पुरानी यादों में सोचती है कि ये सोचने वाली बात है, वहाँ किसी वजह से वो मुस्कुराते हुए लग रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कीना सोचती है, क्या बेस्ती वापस आ गई, और कहती है, अंदर आ जाओ। और यहाँ जैसे ही वो पर्सन अंदर आता है, कीना तो एकदम हैरान हो जाती है। वो सोचती है, क्या? जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बेस्ती नहीं दिखती पर खुद एम्परर होते वहाँ खड़े होते हैं। कीना घबरा कर कहती है, योर मैजेस्टी। सीरियस कहता है, हम बाहर जा रहे हैं, ऊपर कुछ पहन लो अपने साथ और फिर चलो मेरे साथ। कीना घबराहट से डरते हुए कि मन ही मन सोचती है, ये ठीक है, पर इस वक्त रात के सन्नाटे में ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, और कहीं ये मुझे मारने के लिए तो नहीं ले जा रहा है। सीरियस उसे लेकर महल के एक आलीशान और पुराने हिस्से की तरफ ले जाता है, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमी टावर होता है। वहाँ पर वो दोनों पहुँचते हैं तो सीरियस कहता है, ये जगह है, यहाँ चलो, अंदर चलो, अंदर कुछ है दिखाने के लिए। कीना फिर भी डर से थोड़ी सी घबरा हो रही होती है कि आखिर अब यहाँ आगे होने क्या वाला है। वो दोनों अंदर जाते हैं और सीढ़ियों पर यहाँ पर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ से उनके सीढ़ियों पर चढ़ने का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो दोनों ऊपर जाते हैं, कीना एकदम हैरान रह जाती है, जैसे उसने बहुत ही स्वर्ग सा नज़ारा देख लिया हो। यहाँ इस सीन में दिखाया जाता है कि ऊपर एक ग्लास डोम से पूरा नीला आसमान और तारों भरा नाइट, मतलब रात का सीन दिख रहा होता है, जहाँ पे उसकी तारे साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं, जिसे देखकर कीना की आंखें खुशी से फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है, वाह, ये कितना खूबसूरत है। सीरियस कहता है, ये इम्पीरियल कैपिटल की सबसे ऊंची जगह है। सदियों पहले किसी किंग ने यहाँ तारे देखने और स्पेस की स्टडी के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके बनवाया था। न जाने यहाँ कीना उसकी बात पर ध्यान दे भी रही थी या फिर नहीं। वो तो एकदम खुशी से पागल ही हो गई थी। वो हाथ अपने करके, और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो बड़े ध्यान से और बड़ी गौर से उन तारों की तरफ देख रही होती है। महल के उस शोर शराबे से दूर कीना अकेले में खड़ी एक ऐसी जगह को घूर रही थी जिसके राजमहल की इन मोटी दीवारों में दफन थी। कीना मन ही मन सोचती है, तहखाने से लेकर सीधा एस्ट्रोनॉमी टावर तक एक खुफिया रास्ता जाता है। शायद इस रास्ते को पुराने वक्त में किसी बड़ी इमरजेंसी से बचकर निकलने के लिए बनाया गया था। उस रास्ते को देखते हुए कीना सोच रही होती है। तभी यहाँ सीरियस को दिखाया जाता है। सीरियस उसी रास्ते को देखते हुए कहता है, जब मैं छोटा था ना, तो मैं भी कभी कभी इस खुफिया रास्ते से यहाँ होते हुए आ जाता था। कीना उसकी बात सुनकर सोच रही होती है मन ही मन कि मैंने इसके बारे में उस नॉवेल में पढ़ा था। सीरियस ने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जिंदगी का वो हिस्सा उसी घुटन भरे अंधेरे अंडरग्राउंड प्रिजन में बिताया था। एक छोटे से बच्चे के लिए उस अंधेरे भरे डरावने तहखाने में बिताना बहुत ही मुश्किल रहा था। इस इतने बड़े महल में शायद यही वो एक अकेली जगह रही होगी जिसने उसके उस घुटते हुए दिल को थोड़ा सुकून दिया होगा। यहाँ सीरियस के उस दर्द और अकेलेपन के बारे में सोचते सोचते कीना को अपने दिमाग में अपना खुद का पुराना जख्म ताजा हो जाता है। वो अपने बारे में सोचने लगती है। कीना सोच रही होती है कि और जब मैं एल्बर्ट्स में थी, जब मैं उन लोगों के रोज रोज टॉर्चर और उनके तानों और अब्यूज से पूरी तरह थक जाती थी, तो मैंने अक्सर इस महल के एक कोने में बने उस पुराने खंडर में जाकर छिप जाया करती थी, क्योंकि उस पूरी दुनिया में बस वही एक ऐसी जगह थी जहां मुझे थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून मिलता था। मेरी रोने की आवाज वहां कोई भी नहीं सुनता था। कीना तभी अपनी इन सभी बातों से बाहर आकर सीरियस से पूछती है, कहती है कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सीरियस कहता है कि हाँ। सीरियस उसकी तरफ देखता है और कीना आगे कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? सीरियस आगे कहता है
क्योंकि मैं तुम्हें यह जगह दिखाना चाहता था। जीरियस उसकी तरफ देखता है और आगे बढ़ते हुए कीना के बालों को अपने हाथों में लेता है और अपने हाथों में लेकर उन्हें उनकी स्मेल करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल फूलों की तरह खुशबू कर देती हो, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल फूलों की तरह महक रहे हैं। कीना शर्मिंदा होकर कहती है कि उसने नहाते वक्त पानी में फ्लावर पेटल्स डाले थे। जीरियस उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो बेहद कीमती और प्यारी चीज हो। कीना ये सब सोच ही रही होती है कि वह अपने आप को अंदर से रुकते हुए कहती है और सोचती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। वो वही क्रूएल एम्परर है जिसने मुझे वो खौफनाक ड्रग दिया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो अपने आप को मना कर रही है कि वो उसे कभी भी एक प्यारी और एक कीमती चीज सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, और वो अपने आप को समझाते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीरियस यहाँ बैठा होता है और उसके बाद किंग ऑफ टेनर से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कि अब वो आगे चलकर पीस नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। मतलब कि वो अब पीस के लिए तैयार हो गए होते हैं, जिसे सीरियस पढ़ता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि रिपोर्ट से कि प्रिंसेस माइटी की हालत उस दवाई के बाद से काफी बेहतर हो चुकी है। जब वो ये बात सोचता है कि जब कीना को पता चलेगी तो वो तो बहुत ही खुश होगी। जैसे ही ये बात कीना को पता चलता है कि प्रिंसेस माइटी ठीक हो गई है तो वो खुशी से कह उठती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पता था। वहीं दूसरी तरफ सीरियस एक छोटा सा बॉक्स खोलता है जिसमें एक खूबसूरत अंगूठी होती है। उस रिंग को बड़ी खुशी से देख रहा होता है, बड़ी खूबसूरती से। वो रिंग बिल्कुल कीना की आंखों के रंग जैसी होती है। वो सोचता है ये देखकर कीना जरूर खुश होगी। और इस सीन के बाद अचानक सीन शिफ्ट होता है। यहाँ खिड़की के पास कीना एक ब्लू डार्क कलर की ड्रेस पहने होती है और वो खिड़की के बाहर रात का नजारा देख रही होती है। कीना यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी उसे अचानक पीछे से किसी के आने की आहट होती है। वो पीछे देखती है तो वहां सीरियस उसे उसकी पता है। कीना कहती है कि और मैजेस्टी, वो उसे ग्रीटिंग करते हुए आगे सीरियस कहता है ये तुम्हारे लिए है। जब वो कीना उसे अपने हाथ में उस अंगूठी को देखती है, सीरियस उसे देता नहीं है बल्कि उसकी रिंग फिंगर में उस अंगूठी को वो पहनाता है। कीना उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, ओह माय, ये कितनी सुंदर है, मुझे ऐसी रेयर चीज देने के लिए शुक्रिया। सीरियस कहता है, ये तुम्हारी अचीवमेंट का रिवॉर्ड है। कीना सीरियस की तरफ देखकर उसे थैंक यू बोल ही रही थी कि तभी सीरियस कीना को देख रहा होता है और उसे देखते हुए अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक याद आती है। वही जहर और जो उसने कीना को दिया था, जिसके बाद उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे और अब सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। सीरियस डर जाता है और सोचता है कि मैंने ये कैसे भूल गया था, सिर्फ 3 महीने बाद ये मर जाएगी, और वो भी उस ड्रग की वजह से जो मैंने खुद से ही उसे दिया था। सीरियस घबराकर अचानक आगे बढ़ता है और कीना को अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है, जैसे वो उसे अपने पास से जाने से रोक रहा हो, और उसकी आंखों में आंसू हो और डर के साथ सिर्फ एक ही बात निकलती है कि मत मरना। और उसकी आवाज़ इतनी धीरे होती है कि कीना सुन ही नहीं पाती है। कीना सोचती है कि आखिर अभी इसने क्या कहा, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं कुछ सुन ही नहीं पाई। यहाँ खिड़की के बाहर से सीन दिखाया जाता है। दोनों साथ में खड़े होते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। सीरियस अपनी पुरानी सोच में उलझ जाता है, जहाँ कीना का चेहरा दिखाया जाता है। बार बार उसकी पुरानी यादें जो उसके दिमाग में घूम रही होती हैं।
यहाँ कीना सोच रही होती है कि उसका पीला चेहरा, उसकी लाल आँखें और वो मेरे करीब, ये मुझे एकदम मेरी धड़कनों को तेज़ कर रहा है और मैं घबराहट के मारे वो पागल हो जाती है। आगे सीरियस का चेहरा गुस्से वाला दिखाया जाता है, जहाँ कीना उसके गुस्से वाले रूप को याद कर रही होती है। वो पुरानी सारी बातें जो स्वॉर्ड्समैन के टाइम में हुआ था और जो कुछ भी उसने कीना के साथ किया था, सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो होती तो उसके पास ही है, पर उसे पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं। यहाँ सीरियस अपनी गलतियों पर पछताते हुए सोचता है कि वो मैं ही था जिसने उसे टूर्नामेंट पे एक प्राइज़ के तौर पर रखा था। मुझे तो इतना क्रूर होना ही नहीं था, मैं बचपन से ही ऐसा था। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। वो लगातार कीना के बारे में सोच रहा होता है, अपनी पिछली रात के बारे में। यहाँ वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ ही समय में सिर्फ 3 महीने में कीना मर जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। चाहे जो हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी वो मुट्ठी बंद करते हुए एकदम एग्रेशन में आ जाता है और सोचता है वो उसके लिए और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। वो अकेला बैठा होता है और उसे इसी बीच में धीरे धीरे उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बदल रही होती हैं और उसे याद आता है कि अब ज़ीरियस के दिमाग में अचानक अपोथेरी गामा का ख्याल आता है। वो सोचता है कि गामा ज़रूर कीना के लिए एंटीडोट बना सकता है। मुझे उससे कल ही सुबह मिलना होगा और उससे इस बारे में बात करनी होगी। आगे दिखाया जाता है कि वो सीन शिफ्ट होता है। वो अगली सुबह वहाँ पहुँचता है तो एक पड़ोसी या वहाँ का आदमी बताता है कि वो शख्स थोड़ी देर पहले ही अपना सारा सामान एक कैरेज में पैक करके कहीं चला गया है और शायद अब वापस नहीं आएगा। कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये सुनकर सीरियस के होश उड़ जाते हैं। अब जब वक्त सिर्फ 3 महीने का बचा है और एंटीडोट बनाने वाला ही गायब है, तो सीरियस आगे क्या करेगा। सीरियस गुस्से से पागल होने लगता है और अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि एक सर्च पार्टी फॉर्म की जाए और पूरी दुनिया के हर कोने में ढूंढकर 2 महीने के अंदर गामा को उसके सामने लाया जाए। वक्त का डर, अब कीना के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सीरियस अपने चेहरे पर हाथ रखकर बेचैनी में सोचता है, शिट, कीना। और कीना की हैरानी। दूसरी तरफ कीना यहाँ सीरियस उनको ऑर्डर देने के बाद वहाँ अकेले खड़ा होता है और वो कीना के बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास सिर्फ अब 3 महीने का वक्त है। वो अफसोस। और यहाँ कीना एक फर्श पर पड़ी होती है, लाल सा पूरा बैकग्राउंड होता है। सीरियस इन्हीं सब बातों को इमेजिन करते हुए कि आखिर 3 महीने बाद क्या होगा, वो डर के मारे अपने फेस पर अपना हाथ रखता है और अफसोस भरी आवाज़ के साथ कहता है, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ कीना, मैं तुम्हें बचाऊँगा। और आगे ही सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद कीना के पास सीरियस की तरफ से एक अचानक से साथ में डिनर करने का बुलावा आता है। कीना सोचती है कि एक साथ डिनर करना, आखिर उसे अचानक हो क्या गया है। फिर वो आगे सोचती है कि वैसे मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। फिर वो कीना डाइनिंग हॉल की तरफ पहुँचती है। महल के आलीशान उस डाइनिंग रूम में एक अजीब सी शांति थी। कीना अपनी जगह पर आकर बैठती है और सीरियस तुरंत अपने नौकरों को आदेश देता है। सीरियस कहता है, महारानी आ चुकी हैं, खाना लगाया जाए। कीना खाते खाते सोच रही होती है कि आज का खाना कुछ ज़्यादा ही शानदार और एक्सपेंसिव लग रहा है। कीना बेचारी थोड़ा थोड़ा करके खाना खाने की कोशिश करती है, पर खाना इतना था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कीना सच में थक जाती है और सोचती है, सच कहूँ तो मेरा पेट अब पूरी तरह से फटने वाला है यार। सिर्फ अपेटाइज़र्स की ही 4 प्लेट्स आई हैं और अब एक के बाद एक मेन कोर्स आए ही जा रहा है। सीरियस नोटिस करता है कि कीना अब और नहीं खा पा रही है
और उसकी प्लेट में खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है। सीरियस कोल्ड और नोटिसिंग आवाज़ में कहता है, तुम खाना ठीक से खा रही हो, है ना? कीना कहती है, माफ़ कीजिएगा, पर ये इतना ज़्यादा है कि मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। तभी सीरियस के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे पता था कि स्वीट टूथ वालों को कैसे मनाना है। सीरियस कहता है, तो क्या थोड़ा सा डेजर्ट मैनेज कर लोगी? कीना कहती है, हाँ थोड़ा सा चलेगा। और जैसे ही आइसक्रीम टेबल पर आती है, कीना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सारी उसकी ऑकवर्डनेस तो जैसे गायब हो जाते हैं। कीना कहती है, वाह ये आइसक्रीम तो सच में बहुत टेस्टी है। कीना अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर ही रही थी कि तभी सीरियस एक ऐसी बात बोल देता है जिससे कीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीरियस कहता है, आज के बाद से तुम अपना हर डिनर यहीं करोगी। कीना कहती है, क्या? लो भाई, अब तो सीरियस ने सीधा रोज की डेट ही फिक्स कर दी थी। अब सीरियस के जाने के बाद कीना की तो जैसे खुशी ही उड़ जाती है और वो अंधेरे में सो पड़ जाती है। वो सोचती है, क्या अब मुझे रोज़ इसके साथ डिनर करना पड़ेगा? सच में सीरियस तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या कर देगा कुछ समझ में ही नहीं आता है। पर सीरियस जब से वहाँ से किंग ऑफ टेनर से आया है, उस सफ़र के बाद से वो काफ़ी पतला पतला लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। कीना बैठी होती है और मेड उसके बाल बना रही होती, तभी उन्हें उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। वो सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है। वो दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक महिला आती है जो अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं टेलर हूँ, मेरा नाम लिली गेज़लर है और गेज़नल बुटीक एम्पायर की सबसे पॉपुलर लग्जरी ड्रेस शॉप है। कीना पूछने पर लिली बताती है कि वो इम्पीरियल मैजेस्टी सीरियस के कहने पर आई है ताकि वो कीना के लिए शानदार ड्रेस तैयार कर सके जिसे उन्होंने इम्पीरियल बैंकेट में पहनना था। यहाँ कीना अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं कीना सेल्सलेट्ज़ेक। ये बात सुनकर कि उसे सीरियस ने भेजा है, कीना एकदम हैरान हो जाती है। वहीं मेड बेस्टी वो तो खुशी से एकदम पागल हो जाती है। इतना सुनते ही कीना के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है, एक बैंक्वेट? तभी वहाँ सीरियस आता है और वो कहता है, हाँ, अगले हफ्ते में एक बैंक्वेट शाही जश्न रखने वाला हूँ जिसमें तुम हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर होगी। तुम इस लेंजेक एम्पायर की इकलौती महारानी हो। हमें बाकी देशों को तुम्हारा चेहरा दिखाना ही होगा। सीरियस के इस अचानक बदले हुए बर्ताव ने कीना का दिमाग पूरी तरह चकरा दिया था। कीना मन ही मन सोचती है कि सीरियसली इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है? जो इंसान आने वाले 3 महीनों में मरने वाला है, उसे ये सोल इम्प्रेस ऑफ लेंजेक बुला रहा है। मतलब आगे चल के तो मैं मर ही जाऊंगी वैसे ही। पर अगले ही पल कीना के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उस डर के पेश भी उसे अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। कीना मन ही मन सोचती है, पर सोचा जाए तो अगर मुझे ऑफिशियली इम्प्रेस मान लिया गया तो मेरा उस आलिशान विला में शिफ्ट होने का सपना बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। एक्साइटेड होके, एक ऐसी पार्टी जहां आप सबसे मेन स्टार होंगी, सोच कर ही कितना मज़ा आ रहा है ना? कीना कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। अपनी फेक मौत का नाटक सच साबित करने के लिए कीना ने बहुत पहले से ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। पर कीना अभी भी परेशानी में थी कि क्या मुझे गामा की नई जगह पर जाना चाहिए और उससे एक ऐसी जादुई दवा बनवानी चाहिए जिससे मेरा चेहरा ही बदल जाए। वो सोचती है कि मैंने कुछ वक्त पहले ही गामा को किसी दूसरे देश में चुपचाप शिफ्ट करवा दिया था। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स उसको वहाँ भेजने में लगा दी थी। वाह भाई, कीना का दिमाग तो सच में काफ़ी तेज निकला। अब जब उसने खुद ऑर्डर देकर मेरे लिए इतनी महंगी और लग्जरी ड्रेस बनवा ही ली है तो मेरे पास इस इम्पीरियल बैंकेट में जाने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। पर टेंशन के बीच भी हमारी कीना अपनी खूबसूरती को लेकर थोड़ी एक्साइटेड होती है। कीना कहती है, वैसे इस ड्रेस के साथ मुझे किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा मुझ पर? बैंकेट में जाने का डर अभी भी था, पर कीना ने खुद को संभाला और एक नया बैकअप प्लान दिमाग में फिट कर लिया। और आखिरकार दोस्तों वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, बैंकेट का दिन। कीना जब तैयार हुई तो देखने वालों की सांसें थम सी ही गई थी।
मेड एक्साइटेड होके कहती है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी महारानी। आप कीना कहती है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मेड कहती है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी महारानी। आप तो सच कहूँ तो आज आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं कि आपको देखकर मेरी तो आंखें ही चौंधिया रही हैं। यहाँ कीना शर्माती हुई और अपने बालों पर हाथ रखते हुए बेस्ती को कहती है, शुक्रिया बेस्ती। तभी मेड आगे आती है और कीना के कान में फुसफुसाती हुई कहती है, माफ़ कीजिएगा, लग रहा है इम्पीरियल हाइनेस आ गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। तभी सामने से सीरियस आता है और उसकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह जाती हैं और वो कीना को बस देखता ही रह जाता है। वो निहारते हुए उसे सोचता है कि मतलब उसके मन में चल रहा होता है, जैसे ही सीरियस के सामने कीना को देखता है तो वो बस उन्हें देखता ही रह जाता है कि कीना उस रॉयल ड्रेस और टियारा में कितनी ज़्यादा स्टनिंग लग रही होती है। सीरियस ने भी एक सिल्वर और वाइट कलर का आउटफिट रॉयल आउटफिट में था जो बहुत ही क्लासी और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। सीरियस पूछता है, क्या तुम तैयार हो? कीना कहती है, हाँ। फिर वो कहता है, तो चलो चलते हैं। वो मुड़ते हुए और कीना उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथों में हाथ डालकर कीना आगे बढ़ रही होती है और सीरियस की तरफ देख रही होती है। कीना उसका हाथों में हाथ डालती है और दोनों उस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। महल का माहौल और उनका ऑरा एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। सीरियस नोटिस करता है कि कीना थोड़ी सी शांत है और सीरियस आगे उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो? कीना कहती है, हाँ थोड़ी सी। कीना अंदर ही अंदर सोच रही होती है, सच तो ये है कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा, पर मुझे कंट्रोल करना होगा। पर अगले ही पल सीरियस उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ ऐसा कहता है जो कीना का दिल छू जाता है। सीरियस कहता है, जब तक तुम मेरे करीब हो सब ठीक रहेगा। ये सुनकर कीना एक पल के लिए तो चौंक ही जाती है। क्या एम्पायर सीरियस के उस ठंडे से दिल में कीना के लिए थोड़ी सी जगह बन रही है? सीरियस अपनी बात आगे कहता है कि और हाँ, ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है। सीरियस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कीना एकदम से चौंक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कीना सोचती है मन ही मन, इसने मेरी अभी इसने क्या कहा? इसने मेरी तारीफ की। पर इससे पहले कि वो इस शौक से बाहर आ पाती, दरवाज़ा खुलने लगता है और अनाउंसर की तेज़ आवाज़ महल में गूंज जाती है और उसकी तेज़ आवाज़ शांति को तोड़ते हुए अनाउंसर कहता है, लेंजेक एम्पायर के महाराज और महारानी पधार रहे हैं। यहाँ दरवाजे पूरी तरह खुलते हैं और एक आलीशान बैंकेट हॉल नज़र आता है जहाँ एम्पायर के सबसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। कीना और सीरियस एक साथ उस रेड कारपेट पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ खड़े हर एक शख्स की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर टिकी होती हैं। सीरियस सबके सामने खड़ा होता है और बड़ी ही शान से बोलना शुरू करता है। सीरियस कहता है, यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आप सबको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं आप सबको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। अब बारी कीना की थी। इतने सारे अनजान लोगों को घूरता हुआ देखकर उसे थोड़ी घबराहट तो होती है, पर वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती है। कीना मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं इन लोगों से डर नहीं सकती। कीना, अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करो। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जहां वो एक हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमेन थी जो ऐसी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेती है। उसका डर पल भर में गायब हो जाता है और वो एक सच्ची महारानी की तरह पूरे गर्व के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। कीना कहती है, लेंजेक एम्पायर की एम्प्रेस, मैं लेंजेक एम्पायर की एम्प्रेस हूँ, कीना सिल्स लेंजेक। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
उसकी इतनी कॉन्फिडेंट आवाज़, उसकी बेपनाह खूबसूरती और उसका ऑरा को देखकर पूरा हॉल एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ता है। दोस्तों, कीना ने सबका दिल जीत लिया था, पर आगे इस बैंकेट में कौन सा ऐसा नया ड्रामा होने वाला था? क्या जेरियस का एटीट्यूड कीना के लिए वाकई बदल रहा होता है। तभी जेरियस अपनी महारानी को अपने पास बुलाता है। जेरियस कहता है, यहाँ आओ। कीना कहती है, जी। कीना चुपचाप उसके पास चली तो जाती है, पर वहाँ खड़े बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक उस ठंडे और गुस्से वाले एम्पायर जेरियस को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था कभी। नोबल्स आपस में विस्पर करते हुए कहते हैं, ये पहली बार है जब मैं महाराज को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। महारानी के साथ खड़े होकर तो वो एकदम अलग ही इंसान लग रहे हैं। तभी एक बज़र्क नोबल खुशी से झूमता हुआ कीना के पास आता है और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगता है। वो कहता है, महारानी जी, हमें बहुत खुशी है कि आप लैंज़ेक एम्पायर आई। आप कितनी खूबसूरत और शानदार समझदार हैं, एकदम किसी किस्से और कहानी की देवी की तरह। कीना हंसती है और पोलाइटली बोलती है, आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। ओल्ड नोबल कहता है, ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं है। हमें आपसे आगे भी ऐसी ही कृपा की उम्मीद है। कीना भीड़ का ये बदला हुआ रवैया देखकर तुरंत समझ जाती है कि आखिर ये सब उसके पास क्यों आ रहे हैं। कीना मन ही मन सोचती है, शायद इन्हें लग रहा है कि मुझसे बात करना आसान है बजाय उस खड़ूस एम्पायर से डील करने के। आखिर सब लोग उससे इतना डरते जो वैसे तो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो बस बहुत कड़वा और बुरा ही बोलता है। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा होता है, पर दोस्तों, इस कहानी में कुछ ना कुछ तो अचानक से गड़बड़ होनी ही थी। ये तो हमेशा का ही बना रहता है। तभी इस माहौल में एक अनजान सी आवाज़ आती है। वो कहती है, मैं महाराज और महारानी को अपना प्रणाम करती हूँ। ये आवाज़ सुनते ही कीना का चेहरा जैसे डर से सफ़ेद पड़ जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कीना मन ही मन सोचती है, ये तो कोई जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है। दरवाजे पर दो औरतें खड़ी थीं, उनमें से एक जिसके लाल बाल थे और हाथ में फ़ैन था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और ईविल सी मुस्कान थी और उसने सीधे महारानी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत वक्त बाद कीना। दोस्तों, ये लाल बालों वाली औरत आखिर है कौन और उसने इतनी हिम्मत कैसे की जो सीधा एम्पायर की इम्प्रेस को उसके नाम से बुला रही है? क्या कीना का कोई पुराना और ख़तरनाक पास्ट उसके सामने आ गया था? यही सस्पेंस जानने के लिए अभी इस वीडियो को हम आगे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि इसमें बाकी के अभी चैप्टर्स, मतलब ये जो मानवा है ये अभी ऑन गोइंग है और इसमें आगे के कुछ चैप्टर्स अभी कुछ ही हैं, मान के रखो आप 3 या 4 ही बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको अभी छोड़ दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि लगभग अगर 4 या 5 या 6 भी अगर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं आगे वीडियो फिर ऐसे ही लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करो, ढेर सारा अपना प्यार दिखाओ मेरे को, सब्सक्राइब और लाइक करो, कॉमेंट करो। मुझे आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। और हाँ, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग मानवा है, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी कहानी है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रोमांस वगैरह है, उसमें बहुत प्यारी स्टोरी है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं उसकी भी लेके आऊँगी वीडियोज़, क्योंकि वो ना काफ़ी लंबा है, उसकी बहुत सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी लॉन्ग वीडियोज़ बनाना काफ़ी आसान पड़ेगा। इसकी तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगी कि चैप्टर्स आ जाते हैं तो मैं करूँगी अपलोड। तब तक आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहे और सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू, बाय।